अलीगढ़ के अतरौली नाम के गांव में रात के 8 बजे गांव वालों को गोली चलने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर आके देखते हैं तो उसी गांव के 2 लड़कों को गोली मार दी गई थी और गोली मारने वाले लगभग 6-7 युवक थे। जब थोड़ी देर और देखते हैं तब पता चलता है कि वो युवक एक लड़की को और लेकर आ रहे हैं और उसको भी उन्होंने गोली मार दी। ये सारा वाक़या जब तक देखा तो ये बहुत कम समय में हो गया था और जब पुलिस को खबर दी गई और पुलिस वापस आकर देखती है तो गांव में कोई व्यक्ति नहीं। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि वो इस घटना को उजागर करे, इसके बारे में बताए और साथ ही साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सबकी कहानी क्या रही, वो सारी चीज़ें पुलिस अपनी इस घटना को रिवील करने में कैसे कैसे तफ्तीश करती है, वो सब आज की कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो घटना है वो अलीगढ़ से है। बात है 15 नवंबर 2002 की, आज से लगभग 21 साल पहले की। तो ये अलीगढ़ का एक थाना था, गदईपुर थाना, उसी का एक गांव है अतरौली। वहाँ पर रात को 8 बजे गांव में आने वाली रास्ते के पास में गांव के लोगों को गोली चलने की आवाज़ आती है। जब गांव वाले बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि गांव के ही 2 लड़के, उनको कुछ लोगों ने गोली मारी है। अब अंधेरा था, ऐसे अंदाज़ नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि 6-7 लोग हैं और वो उन लोगों को गोली मार रहे हैं। तभी एक लड़की बाहर आती है। जब वो इसका विरोध करती है तो वो लड़के जिन्होंने गोली मारी थी वो उसको ले जाते हैं खेत की ओर और थोड़ी देर के बाद वो उसे उसी जगह पर जहाँ उन दोनों लड़कों को गोली मारी गई थी वहाँ पर उसको भी गोली मार देते हैं। तब तक गांव के ही कुछ लड़के बाहर जाते हैं और गदईपुर एरिया में जो तहसील है उनकी, उस तहसील से जाके उस थाने पे फ़ोन करते हैं और बताते हैं पूरी घटनाक्रम के बारे में। पुलिस तत्काल जब इस सूचना को सुनती है और देखती है कि हत्या 3 लोगों की हो चुकी है, वो भी गोली मारकर, वो बहुत जल्द घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंचने पर उसे पता चलता है गांव की शुरुआत में ही 3 लोगों की बॉडी पड़ी हुई है, 2 लड़के और एक लड़की। और जब वह गांव में अंदर जाके पता करने का प्रयास करती है तो पूरा का पूरा गांव खाली था। गांव के हर एक घर पे पुलिस दस्तक देती है, लेकिन घरों में कोई व्यक्ति नहीं था। पूरा का पूरा गांव बाहर जा चुका था। पुलिस तुरंत ही उन तीनों बॉडीज़ को सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली पर भेजती है और इसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। एक दिन की बात के बाद जब पुलिस पता करती है इन तीनों के बारे में तो ये बात आती है कि अतरौली गांव के खमानी राम के ये 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक ये बेटी। एक बेटे का नाम नवरंगी लाल जो कि 24 वर्ष का था, दूसरा बाबूलाल और तीसरी बेटी मिथिलेश 18 साल की। ये सब इन्हीं के बेटे थे। अब पुलिस इन्हीं के द्वारा एक एफआईआर करवाती है और एफआईआर में वो 7 लोगों को नामजद करते हैं। जब वो नामजद करते हैं 7 लोगों को तो पुलिस उनमें से एक व्यक्ति को अगले दिन दूसरे थाने के दूसरे गांव से पकड़ लेती है। जब उसको पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ होती है, शुरू में वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जो क्षमताएं हैं उसको दिखाती है और पुलिसी अंदाज में जब पूछती है तब वह पूरी कहानी बताता है। ये बात दरअसल शुरू हुई थी कुछ साल पहले। ये 2002 की घटना है, ये 1-2 साल पहले से बात चल रही थी। जिस व्यक्ति और जिसके घर वालों ने ये गोलियाँ चलाई थी वो व्यक्ति था राजेश, और जिसके ऊपर चलाई गई थी खमानी राम, उसकी बेटी मिथिलेश। राजेश और मिथिलेश एक दूसरे को जानते थे, लंबे समय से ये लोग जानते थे और गांव के लोगों में ये बात आम होती है कि जब किसी के बीच में बातचीत होती है तो गांव में बहुत जल्दी ये बात पता चल जाती है। तब राजेश और मिथिलेश के आपस में मिलने जुलने बात करने को लेके गांव में कुछ ऑब्जेक्शंस उठे और गांव के जो बड़े लोग थे वो आकर इन दोनों के घर पर बात करते हैं कि ऐसी इन दोनों का आपस में मिलना जुलना हमारे गांव के लोगों के माहौल को ख़राब कर रहा है, वहाँ के गांव के माहौल को ख़राब कर रहा है। अब जब वो ये बात कर रहे थे तब राजेश के परिवार के और मिथिलेश, इन दोनों के परिवार वालों ने इन दोनों से बात की और इनके साथ फिर मारपीट भी हुई, क्योंकि इनको समझाया गया कि आपस में मिलना जुलना नहीं है और ये थोड़ा सा कठोर कदम उठाए गए थे। अब ऐसे में इन लोगों ने मिलना जुलना कम किया। कुछ समय के बाद ये लोग जब मिले तो इन्होंने समय तय कर रखा था कि सुबह के सुबह जब शौच क्रिया के लिए जाते थे तब ये लोग मिलते थे। इन्होंने आपस में मिलके ये तय किया कि अब हम लोग गांव में एक साथ नहीं देख सकते।
तो क्यों ना हमें इस गांव को छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। इन लोगों का एक प्लान बनता है और प्लान के मुताबिक ये लोग अपने कुछ कपड़े लेकर खेत के पास में ही एक जो जगह इन्होंने फिक्स की थी वहाँ पर ये पत्थर के नीचे दबा कर रख रहे थे। 1-2 दिन में इन्होंने अपने कपड़े इकट्ठे किए और कुछ पैसे जो इनके पास थे और जो भी इन्हें जहाँ से भी जुटाए वो सब इन्होंने लिए। और ये लोग रात के जब शाम के समय ये लोग दोबारा से बहाने से बाहर निकले तो ये लोग खेतों के रास्ते रास्ते होते हुए 2 घंटे बाद हाईवे पर पहुँचे। और हाईवे पे ये लोग नरौरा से अलीगढ़ वाले हाईवे के पास पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने बस पकड़ी और अलीगढ़ पहुँच गए। रात के समय 12 बजे के आसपास ये लोग अलीगढ़ पहुँचे थे। और उसके बाद ये लोग स्टेशन जाते हैं, स्टेशन पर दिल्ली की ट्रेन पता करते हैं और फिर दिल्ली की ट्रेन में बैठ के ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद एक दिन ये कुतुब मीनार जाते हैं, घूमते हैं। और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो इन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है। दिल्ली में आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट आराम से मिल जाती हैं। वहीं पर ये जाते हैं अपने लिए काम ढूंढने और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे इन दोनों को काम भी मिल जाता है। सुपरवाइज़र इनको जो काम देता था वो ये लोग काम करते थे। और कंस्ट्रक्शन साइट की ही कुछ ऐसी छोटी बिल्डिंग्स होती जहाँ पर ये मज़दूरों को रुकने की व्यवस्था की जाती है, वहीं पर ये लोग रहने लगे। अब ये जो पूरा का पूरा वाक़या था ये लोगों को काम करते करते लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए थे। जब मिथिलेश अपने घर से गई थी उसके लगभग 20 दिन बाद मिथिलेश के घर वालों ने एक एफआईआर की। एफआईआर में उन्होंने राजेश के घर वालों को नामजद कराया था और ये कहा था, एफआईआर में लिखवाया था कि 17 वर्ष की बालिका को ये लोग अपहरण करके ले गए हैं। एक नाबालिग लड़की को ले जाने की जो रिपोर्ट होती है उसमें पुलिस थोड़ा सख्ती बरतती है। और इसी सख्ती की वजह से राजेश के घर वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि उस लड़की का पता लगाया जाए। जब इन लोगों के ऊपर दबाव ज़्यादा था तो इन लोगों को हर जगह रिश्तेदारी में पूछना पड़ रहा था राजेश के बारे में और उस लड़की के बारे में, लेकिन इन लोगों को कहीं से खबर नहीं लग पाई। अब ये लोग जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे वहाँ से बाहर भी निकलते थे। इन्हीं के गांव के पास वाले गांव में भी इस बात की चर्चा थी कि ये दो लड़के और लड़की इस गांव से भाग गए हैं। उस गांव के लड़के ने जब इन लोगों को देखा और इनके बारे में जब पता किया तो उसे ये कंफर्म हो गया कि ये लोग 2 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो तुरंत इसी गांव अतरौली में जाता है। सबसे पहले राजेश के घर वालों को राजेश के बारे में और फिर मिथिलेश के घर वालों को मिथिलेश की जानकारी देता है कि ये लोग कहाँ पर हैं और कहाँ पर काम कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही राजेश के घर वाले, उसके चचेरे भाई, उसके पिता और कुछ बड़े बुजुर्ग जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर सुपरवाइज़र से बात करते हैं, बताते हैं कि इसके खिलाफ़ एफआईआर है, इसको ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राजेश को ना चाहते हुए भी, राजेश की इच्छा नहीं थी वापस जाने की, लेकिन वो लोग उसे वापस ले आते हैं गाँव में। इसके बाद मिथिलेश के दोनों भाई भी पहुँचते हैं और वो मिथिलेश से जब बात करते हैं पहले वो बहुत नाराज़ होते हैं, फिर उसके बाद मिथिलेश से वो गांव वापस चलने की बात कहते हैं। मिथिलेश भी यही कहती कि राजेश घर वापस नहीं जाना चाह रहा था, कहीं उसके घर वाले उसके साथ मारपीट ना करें, इसलिए जल्दी ही गांव चलो। अब ये लोग गांव आते हैं। यहाँ तक सारी बात ठीक थी। इसके बाद पंचायत बैठती है। पंचायत में यही निर्णय लिया जाता है कि ये लोग अब बालिग हो चुके हैं और बाहर रह चुके हैं, इसलिए इनकी शादी करा दी जाए। लेकिन राजेश के घर वाले इसके खिलाफ थे। सजाती होने के बावजूद भी उन्होंने यही कहा था कि हम इनके साथ शादी नहीं करेंगे। साथ ही साथ मिथिलेश के घर वालों को काफ़ी भला बुरा भी कहते हैं। ये सारी कवायद हो ही रही थी। आपस में जब लड़ाई हुई और जो पंचायत बैठी थी उससे कोई निर्णय नहीं हुआ तो लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। अब अभी तक भी चीज़ें ठीक थीं, लेकिन जो कहते हैं कि कई बातें ऐसी ही अफवाहें हवा में उड़ती हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति ने जब राजेश के घर वालों के कान भरे कि ऐसा लगता है कि मिथिलेश कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है और अगर उसके बच्चा हो जाता है और बेटा होता है तो उसे तुम्हें अपनी संपत्ति में अधिकार देना पड़ेगा। जब ये बात राजेश के घर वालों को सुनने में आई और उनको लगा कि कहीं ऐसी घटना वाकई में ना हो जाए, तब उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें मिथिलेश को रास्ते से हटाने की योजना थी। और ये जब आपस में मंत्रणा गुफ्तगू चल ही रही थी तभी उन लोगों के मन में ये आया कि जब मिथिलेश को हमें मारना ही है और किसी एक व्यक्ति को मारने की सज़ा और 3 व्यक्तियों को मारने की सज़ा जब एक ही है तो क्यों ना इसके दोनों भाइयों को भी मार दिया जाए, क्योंकि
इन्होंने ही हमारे ऊपर एफआईआर कराई थी और हम लोगों को 1-1.5 महीने बहुत परेशान किया पुलिस ने। अब ये योजना अमल में लाई जानी थी और ऐसे समय का निर्धारण करना था कि कब ये लोग अकेले मिले और इनके साथ जो इनकी हत्या की जो योजना है उसको पूरा किया जाए। एक दिन ऐसा आ जाता है जब इन दोनों भाइयों को एक पेशी पर जाना था, जो ज़मीन का विवाद था उस पर, और जब ये लोग कोर्ट से वापस आ रहे थे तभी 15 नवंबर की रात को इनको गांव में प्रवेश लेने से पहले ही रोक लिया और राजेश के घर वाले जो बंदूक लेकर लैस थे वो पहले इन दोनों भाइयों को गोली मारते हैं। गोली की आवाज़ सुन के मिथिलेश भी आती है और इनका विरोध करती है। तब मिथिलेश को ये लोग खेत में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम कितने महीने से प्रेग्नेंट हो और तो हमें पूरी बात बताओ। मिथिलेश मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते, उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद इसको भी उन्हीं भाइयों को, जहाँ पर वो दोनों भाइयों को गोली मारी गई थी, वहाँ पर ले आकर इसको भी गोली मार देते हैं, क्योंकि इन लोगों को यकीन नहीं था कि मिथिलेश सच बोल रही है। अब जब तीनों लोगों को ये गोली मारते हैं इसके बाद ये लोग चले जाते हैं और जब गांव में ये सब हुआ तो गांव वाले इस बात को देखकर डर जाते हैं कि अब पुलिस आएगी और पुलिस उन सबको टॉर्चर करेगी, इसलिए गांव वाले भी पूरा गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जब ये सारी घटना की बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने उस आरोपी को जिसके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी उसको पकड़ा और बाकी लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसका ट्रायल चला कोर्ट में और फिर बात वही हो गई कि गांव की बात थी। गांव में लोग बाग एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी वो गलत चीज़ों का भी बहुत साथ देते हैं। तो गांव में जब ये बात हुई कि अब ये जो घटना घटनी थी घट चुकी, लेकिन अब और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, तो एक स्वर में ये बात हुई कि अब जो गवाहियाँ हैं वो इनके पक्ष में ना दी जाएं। मतलब पूरी तरह से राजेश के परिवार को बचाने का प्रयास किया गया। और उस समय जब कोर्ट में ट्रायल हुआ, गवाही हुई, तो लोगों ने यही कहा कि हमने कुछ नहीं देखा। मतलब उन्होंने पूरी तरह से गवाही देने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में ये सभी लोग जो नामजद थे वो सब बच गए और ये घटना पूरी तरह से खुलासा होने के बावजूद भी आरोपियों को सज़ा नहीं मिल पाई। तो आज की घटना यहीं तक। ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।